हेलो 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 हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है अफसर सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ बेटा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को। जी हाँ, आपने देखा होगा बच्चों को बहुत सा डाउट भी है। मैं एक बार में क्लियर कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा देख लो, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ज्यादा डीप डाइव करने की इन कॉन्सेप्ट्स में आपको जरूरत नहीं है अगर सिर्फ सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपका जो टारगेट है वो अगर आपका जेई है या नीट है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। इसको ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और जो बच्चे पहली बार आए हैं भैया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। और अगर आइडिया नहीं है तो भैया सबका फिर से एक बार स्वागत कर देता हूं। सो वेलकम ऑल टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरा नाम वरुण। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं एवरीथिंग अबाउट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमको देखना है। तो पहले तो रेजिस्टेंस आया कहाँ से, ये कैसे आया? तो भैया सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमने पिछली वीडियो में ये देखा है कि जो करंट होता है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन होता है, I इक्वल्स टू वीना, VDENA। ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो भैया जाओ, वीडियो आ रही होगी, इस पर क्लिक करो और इसको पढ़ के आओ कि क्या है। ठीक है, अभी बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। सिमिलरली ये जो VD है ना, VD जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेटा EV/ml टाउ एवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दूसरा फॉर्मूला सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंपल सा एक हमने फॉर्मूला बनाया है। अब आप कुछ मत करिए, आप सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट सेकंड इन 1। तो अगर मैं इसको पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा I इक्वल्स टू EV/ml डॉट और ENA एज इट इज रहेगा, तो ENA बेटा ये मुझे एज इट इज मिलेगा। अब देखिए यहाँ V है वोल्टेज, यहाँ I है, तो इसको बेटा एक तरफ रख लो, तो V/I इक्वल्स टू, बाकी सबको इधर फेंको तो क्या आएगा, ml अपॉन NE स्क्वायर। अरे टाउ एवरेज नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, टाउ एवरेज रह गया, आई एम सॉरी। अब सही है ना, मैं भी कह रहा टाउ एवरेज नहीं आ रहा, NE टाउ एवरेज टाइम्स A। तो सो V/I इक्वल्स टू V रहा, I यहाँ गया, ml ऊपर आया तो ऊपर NE स्क्वायर टाउ एवरेज टाइम्स A। आपको बढ़िया से एक ये रिलेशन देखने को मिल जाएगा। ये रिलेशन काफ़ी फेमस रिलेशन है। इसी रिलेशन को हमने पिछली वीडियो में, जो अगर नहीं देखी तो जाके क्लिक करो और देखना, ओम्स लॉ की वीडियो, हमने ओम्स लॉ यहीं से डिराइव करा था। कैसे डिराइव करा था? V/I इक्वल्स टू दिस। अब ये दिस क्या है, देखो क्या है, मैं एक एक करके यहाँ पे लिखता हूँ। दिस क्या है भाई? M क्या है यहाँ पर? M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और क्या है यहाँ पर? टाउ एवरेज। ये क्या है? इसको बोलते हैं बेटा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है N। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे। उसके बाद हमारे पास A है। A क्या है? ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L है, L यहाँ पर क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और VI यहाँ पर वोल्टेज और करंट है। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ रखूँ तो ध्यान से देखो, M मास ऑन द चार्ज, ये तो भैया एक तरीके से फिक्स होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, ये तो फिक्स है, इसको तो आप छेड़ सकते नहीं। E क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटा M और E ये तो फिक्स ही है। अच्छा N क्या है? एक बार आपने मटेरियल चूज कर लिया
तो n भी फिक्स हो गया। बस ध्यान रखना टेम्परेचर कम हो और कांस्टेंट हो, ठीक है। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी, टेम्परेचर कम हो और कांस्टेंट हो। टाउ एवरेज क्या है? ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर टेम्परेचर फिक्स है और कम है, टेम्परेचर फिक्स है, कांस्टेंट है और कम है, तो बेटा ये चारों चीजें ही कांस्टेंट हो गई। एल और ए, कम टेम्परेचर में भी आप लंबाई वायर को हो सकता है स्ट्रेच कर लो या स्ट्रेच करने की बजाय कंप्रेस कर लो, जो आप करना चाहो। लेकिन एम एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज ये तो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इन सभी कांस्टेंट को, किन कांस्टेंट को? इन सभी कांस्टेंट को एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूं और मुझे मिलेगा v बाई आई इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये जो बेटा रो है, ये जो रो है, यही है आपका m बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज। रो क्या है? m बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज। ये आपका रेजिस्टिविटी है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे आज चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है। तो सर आज चर्चा किस पे करेंगे? आज चर्चा करेंगे किस पे? इस पूरे पे, यानी आर पे, रेजिस्टेंस पे। तो सर रो एल बाई ए ये क्या है? रो एल बाई ए ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सर? ये आर होता है। वी बाई आई कॉन्स्टेंट होता है ना, वो कॉन्स्टेंट आर होता है। सो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। और अब आपको पता चला कि R इज इक्वल्स टू दिस विच इज ml बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मैंने निकाल के दिखाया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये पूरा का पूरा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पिछली वीडियो आपने देख रखी है तो बढ़िया है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और नहीं देखी तो वहाँ क्लिक करो, एक बार इनकी डेरिवेशन देखो, इस सबको देखो, तो ये समझ आ जाएगा, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझेंगे हम, रेजिस्टेंस को समझेंगे। आया कैसे रेजिस्टेंस, ये हमें पता चल गया। अब ये है क्या, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। आइए एक ही स्लाइड में सब कुछ बता देते हैं। रेजिस्टेंस आर से डिनोट होगा। सिंबल इसका, अगर आप सर्किट सिंबल इसका देखें तो सिंपल ये इसका सर्किट सिंबल है, ठीक है। ये इसका सर्किट सिंबल है। यूनिट क्या है? ओम इसकी बेटा यूनिट है, ठीक है। जो मीटर ओम को नाप ले वो बन जाता है ओम मीटर, याद रखना। क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओम्स लॉ में तीनों ही स्केलर है। वोल्टेज इज ऑल्सो स्केलर, करंट इज ऑल्सो स्केलर एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। देन कनेक्शन इन अ सर्किट। आप इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हो? तो याद रखना, इट इज अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, सीधा उल्टा कैसे भी लगाओ। ये सेल या बैटरी की तरह नहीं है। अगर तुम्हें रिमोट में सेल लगाना होता है तो कैसे लगाते हो? प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, देखते हो ना। प्लस बनाओ तो वो सेल का प्लस जो रिमोट में प्लस लगा है उसमें ऐसे डालते हो। रेजिस्टेंस में ऐसे नहीं है, इसको कैसे भी लगाओ। तो इसको कैसे भी लगाओ, किसी भी सर्किट में आप इसको कैसे भी लगा सकते हो। ये बढ़िया से आपका सर्किट के साथ लग जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। बच्चा मुझे पता है कि यहाँ पर ना क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उनसे बोलता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चा बोलता है सर R इक्वल्स टू V बटे आई। V बटे आई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है, याद रखो, नहीं है। बहुत क्लियर कह रहा हूँ। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए आप यूज करो। और जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखवाया है एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज टाइम से, ये यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रो की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज ए। तो m बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज ये आपका क्या है? इट इज़ नथिंग बट सिंपली रो। ये सिंपली रो है, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब जो रजिस्टर की वैल्यू फिक्स होती है, याद रखना, जो रजिस्टर की वैल्यू फिक्स होती है, जिसको आप ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर मैंने लिया 5 ओम का, ये फिक्स है। लेकिन बाजार में कुछ ऐसे रेजिस्टेंस भी होते हैं, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस भी होते हैं जो फिक्स नहीं होते, जो फिक्स नहीं होते, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो उनके लिए ये सिंबल यूज करा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपकी फिजिक्स की अगर लैब में आप गए होगे तो वहाँ आपने रियोस्टेट देखा होगा। देखा रियोस्टेट? ऐसे एक आर्म होता है, उस पर एक ऐसे क्लैंप हो रखा होता है और उसको ऐसे ऐसे करते हैं, ये
ठीक है, उससे रेजिस्टेंस बढ़ता है कम होता है। या तुम्हारे पंखे का वो कंट्रोलर, पंखे की स्पीड बढ़ाने घटाने का वो क्या है, वो एक तरीके से यही तो है। क्या ये बात समझे? तो ये क्या है, रियोस्टेट। तो याद रखो जहां पर ये हो तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, और जहां ऐसा फिक्स्ड है वहां पे सिंपल ऐसा पहाड़ जैसा बना लेंगे। क्या ये बात समझे? दिस इज एवरीथिंग अबाउट रेजिस्टेंस। अगर आप सिर्फ सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो तो भी ये सारी चीजें तो भाई सीबीएसई कहती है तुम्हें पता होना ही चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अब ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो सीबीएसई के लिए पढ़ रहा है वो क्या लेके चलेगा, वो सिंपल ये पढ़ के चलेगा कि सर हमको पता है फॉर्मूला हमने देख लिया, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सर R इक्वल्स टू एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज ए बोल देते हो सर। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो तो बच्चा बोलता है कि सर मास और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो सर एक तरीके से कांस्टेंट ही है। मास कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये तो भैया चेंज होने से रहा, लेकिन बाकी सब चीज़ें सर चेंज हो सकती हैं, थोड़ा सा चेंज हो सकती है। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, एल पे। ठीक, दूसरा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब आप समझ रहे हो ना, इनवर्सली अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर लंबाई बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जो आमने सामने होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, तीसरा ये हो गया, एल हो गया, ए हो गया। अब देखो टाउ एवरेज यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पता है क्या होता है, ध्यान से देखो। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, अब मैं ड्रिफ्ट करता हुआ मैं इधर जा रहा हूँ ऐसे, लेकिन मैं ड्रिफ्ट करता हुआ ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं कभी ऐसे नहीं जाऊँगा। मैं ड्रिफ्ट कैसे करूँगा, मैं ऐसे जाऊँगा, ऐसे गया, कर्नल से टकरा के इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे टकराते हुए ऐसे जा रहा हूँ, लेकिन मेरी नेट मूवमेंट इधर ही है। समझे, नेट मूवमेंट इधर ही है। ठीक है, तो अगर नेट मूवमेंट इधर है तो अब अगर टेम्परेचर कम है तो मैं कैसे जा रहा हूँ, बढ़िया से ऐसे जा रहा हूँ, टकराया, टंग टंग, फिर टंग टंग, फिर टंग टंग, और मैं ऐसे जा रहा हूँ। लेकिन यही अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो मेरे अंदर एनर्जी आ गई, मैं बहुत एक्साइट हो गया, तो मैं कैसे जा रहा हूँ, ऐसे टंग 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 टंग, ऐसे टक टक करता हूँ, तेजी से जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि पहले टंग और दूसरे टंग के बीच का गैप, जो टाइम है, वो कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो। सोच, टेम्परेचर बढ़ा तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये देखो टंग टंग, फिर बहुत तेजी से। तो तुम ये बात समझ रहे हो कि मेरा जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उस पर भी ये अफेक्ट होगा। क्या ये बात समझ आई? अगर ये बात समझ आई तो हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाउ एवरेज। अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्या आप ये बात समझे? अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है? पहली कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच का जो टाइम है, उसी को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या टाउ एवरेज आपको समझ आया कि टाउ एवरेज क्या है? आगे बढ़ें, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्या है? चौथा है n। R इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है? ये बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करता है। मतलब आप बोल सकते हो ये किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज आ पा रहे हैं, वही n होता है। तो ये मोटा सा आपको मैंने आइडिया दिया कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या ये बात समझे? अब ये तो हो गया बेसिक। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये फॉर्मूले कब कामयाब है, तो बेटा ये फॉर्मूले तब कामयाब है अगर आप सिर्फ L को चेंज कर रहे हो। क्या? L को चेंज कर रहे हो,
लेकिन एरिया कांस्टेंट है। याद रखो ये फॉर्मूले कब है, ये फॉर्मूले कब कामयाब है, व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। एक तार को आपने खींच दिया, ऐसे पकड़ के खींच दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब उसको खींचोगे, सो तो च्युइंगम खाई, चबाई, निकाली, अब खींची। जब तुम उसे खींचते जाओगे तो जब उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी च्युइंगम की, तो मोटाई घटती जाएगी, होता है ना, पतली होती जाती है। तो यहां पर ये फॉर्मूले तभी कामयाब है कि जब तुम, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है ना, ये क्यों कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि तुम एल बढ़ाओ तो आर बढ़ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट, ये जो रिलेशन है तब ट्रू है जब एरिया जो है वो फिक्स रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है, अगर तुम स्ट्रेच करते जाओगे तो लंबाई का कैसे बढ़ रही है, एरिया घट रहा है। अरे यार, कोई ऊपर से थोड़ी शक्ति आ रही है कि वो लंबा करे जा रहा है लेकिन मोटाई नहीं घट रही, ऐसा थोड़ी होता है, मोटाई घटेगी। लेकिन ये फॉर्मूला तब ट्रू है जब एल बढ़ रहा है लेकिन एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली ये रिलेशन भी तब वैलिड है व्हेन लेंथ इज कांस्टेंट। जब लेंथ कांस्टेंट होगी तब ये वैलिड है। अब ये टेम्परेचर पे अभी बात नहीं करूंगा, रेजिस्टिविटी पे बात करूंगा और फिर हम इसको भी देखेंगे। क्या ये बात समझे? लेकिन अगर रियल सिनेरियो देखें जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये तो है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब लंबाई बढ़ रही है तो एरिया उतना ही घट रहा है ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है? तो याद रखना कि जब भी आप रिलेशन निकालो तो डेल्टा आर बटे आर विल बी इक्वल टू, डेल्टा आर बटे आर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बटे एल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए, डेल्टा आर बटे आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बटे एल। ये कब निकाला? ये एल के बीच का एक रिलेशन मैंने आपको एक पूरा फॉर्मूला निकाल के दिया है। ये कहाँ से आया ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यही नहीं पूछता ना डेरिवेशन दिखाओ। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये कब? व्हेन एल इज स्ट्रेच्ड एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? याद रखना, इसी सिनेरियो में अगर आप डेल्टा एल, अगर आर और एल का सिर्फ रिलेशन पूछा जाए तो इस सिनेरियो में आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाता है। ये पहला फॉर्मूला है जो मैंने आपको दिया है। डेल्टा आर बाय आर इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाय एल। ये कब होगा? जब आपने तार को लंबा कर दिया लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस या परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, ठीक है। और ये रिलेशन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि लंबाई बढ़ रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है, तो आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ये आता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल तब है जब ए कांस्टेंट है, समझे? जब ए कांस्टेंट है, लेकिन ए कांस्टेंट नहीं रहता, ए भी घट रहा होता है। सिमिलरली अगर कोई कह दे कि हम तो एरिया चेंज कर रहे हैं, एरिया, तो ऐसे में क्या रिलेशन बनेगा डेल्टा आर बाय आर का? तब रिलेशन बनेगा डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाय ए। माइनस क्यों? क्योंकि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। क्या ये समझे? और ये कब लगेगा? यहाँ पर क्या है? when area is increased or decreased, या area is changed and volume V remains constant। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और यहाँ पर एरिया के साथ जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा R is inversely proportional to A square, ठीक है। तो जेई ऐसे सवाल देता है, पूछता है कि रिलेशन बताओ, लेकिन उसमें कंडीशन क्या देता है कि भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये रिलेशन बनेगा आर और ए के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि नहीं भाई एरिया, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट, मतलब यहाँ लेंथ कांस्टेंट है और यहाँ एरिया कांस्टेंट है, तो रिलेशन ये बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। बहुत सवाल आते हैं, अगर आपने ये समझ लिया तो चुटकियों में सवाल निपटा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलर कोडिंग सीबीएसई में से डिलीटेड है, मैं आपको बता देता हूँ। बाहर रजिस्टर ऐसे मिलते हैं, उस पर बेटा ऐसे पट्टियाँ होती हैं। पट्टियाँ क्यों? बहुत छोटा होता है रजिस्टर, बहुत छोटा। अब इस पे लिखना कि इसकी वैल्यू क्या है वो और मुश्किल होता है।
लिख भी दिया तो तुम पढ़ोगे कैसे, बुरी हालत हो जाएगी। तो ऐसे रंग बिरंगी पट्टियां बना देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये रहा आपका फर्स्ट बैंड, ये रहा आपका सेकंड बैंड, दिस इज योर थर्ड बैंड एंड दिस इज योर फोर्थ बैंड, ठीक है ना। अब आमतौर पे होता क्या है, जो चौथा बैंड है मोस्टली वो टॉलरेंस बताता है, टॉलरेंस। तीसरा बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर बताता है, मल्टीप्लायर। और पहला और दूसरा ये आपको सिंपल डिजिट्स देता है, डिजिट्स, डिजिट्स, ठीक है ना। इसका आमतौर पर कोई यूज़ नहीं करता, ऐसे पढ़ के हम यूजुअली हमने निकाला, ओम मीटर लगाया, वैल्यू आ गई, ख़त्म, सारा डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जो ITI के बच्चे होते हैं, जो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उनको ये बहुत बढ़िया से याद हो जाता है कि वो देखते के साथ ही बिना ओम मीटर के फटाक से बता देते हैं कि क्या है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो, पहला क्या है, जैसे लाल है, तो यहाँ देखो ये आपको याद करना होता है, ये आपको सीक्वेंस याद करना होता है कि ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। CBSE वाले बच्चों को देखने की जरूरत नहीं, तुम स्किप करो और आगे बढ़ जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ, आपके सिलेबस में नहीं है। बट JEE वाले बच्चे, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। अब इसको याद करने की भी एक ट्रिक बताता हूँ, देखो देखो देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड, इंग्लैंड को क्या बोलते हैं, UK बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर BB रॉय, BB रॉय, ठीक है। जो BB रॉय थे ना, ये फेमस हो गया था कि BB रॉय की जो धर्म पत्नी है बीवी, वो बहुत ही सुंदर सुशील लेडी है, ठीक है ना। तो सब लोग कहते थे कि भैया BB रॉय जो थे, कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के। इंग्लैंड का नाम क्या था, ग्रेट ब्रिटेन। तो बोला जाता था कि मिस्टर BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये बोला जाता था कि BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। अब अगर आपने ये लाइन याद कर ली कि BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, अब आप इन सब के इनिशियल्स उठा लो, इनिशियल्स उठा लो, देखो देखो, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, बन गया ना। तो एक से ये पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल, ठीक है। सर सिल्वर नहीं आया, जैसे एंड में क्या होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर होगा या गोल्ड होगा, सर वो नहीं आया, तो सिल्वर और गोल्ड क्या होता है, टॉलरेंस बताता है, वो इससे नीचे होता है, अभी उसमें नहीं लिखते। याद रखो, सिल्वर की जगह जहाँ भी सिल्वर होगा उसमें टॉलरेंस होगी ±5%, और जहाँ गोल्ड होगा वहाँ टॉलरेंस होगी ±10%, ठीक है ना। तो ये इसकी सिंपल वैल्यू है। तो जैसे अब यहाँ देखो, ये कलर क्या है, रेड, रेड कहाँ है, रेड, रेड, ये रहा रेड, रेड के आगे क्या है, 2, तो मैं इसको बोलूँगा इसकी वैल्यू होगी, R की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 2। फिर क्या है, ब्लैक, ब्लैक क्या है, ये रहा ब्लैक, ब्लैक है 0, तो मैं इसके कर सकता हूँ 0 × ये मल्टीप्लाई, तो ये कौन सा, पीला, पीला कहाँ है, पीला, 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 ये रहा पीला, पीला यानी मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4, ठीक है। और एंड में क्या है, मेरे ख्याल से गोल्ड, गोल्ड है, तो गोल्ड है तो ±10%, ±10%, तो इसकी वैल्यू हो गई 20 × 10 की पावर 4, यानी टोटल वैल्यू हो गई 0.2 मेगा ओम, ठीक है ना। 4 और 1 5, एक और ले लो तो 6 हो जाएगा, 6 मतलब मेगा, तो 0.2 मेगा ओम वैल्यू का ये रेजिस्टेंस है। टॉलरेंस ±10% मतलब कि भैया एग्जैक्ट 0.6 नहीं, एग्जैक्ट 0.2 मेगा ओम नहीं होगा, 0.2 मेगा ओम का 10% निकालना, उतना ज़्यादा या उतना कम आंसर आ सकता है। ये है सिंपल सा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इससे बड़े बेसिक क्वेश्चन आया करते हैं, ज़्यादा नहीं आते, और CBSE तो यहाँ से देता ही नहीं। नेक्स्ट देखो, बिहेवियर ऑफ करंट इन रेजिस्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हें बंक मारना है तो बंक मारते समय अक्लमंद बच्चा वही है जो बंक मारते टाइम, जो जहाँ कोई नहीं होता, खाली, ना टीचर ना प्रिंसिपल ना PT टीचर, कोई नहीं है, वो वहीं से निकलेगा, है ना। जहाँ ये सब खड़े हुए हैं, जहाँ PT टीचर होता है या जहाँ पर आगे प्रिंसिपल है, वहाँ से थोड़ी सामने से निकल के बंक मारते, क्या बात समझे। तो जैसे तुमको आदत है कि बंक मारने के लिए ऐसा रास्ता चुनना जहाँ कोई टीचर ना हो, चुपके से सुमड़ी में निकल जाने का, वैसे ही करंट की भी आदत होती है टू चूज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ ही चूज करता है।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, मान लो ये सर्किट है 3 ओम, 2 ओम, क्या करें, 4 ओम, फर्दर 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, मान लो ये है। लेकिन मैंने एक लाइन, एक ऐसा ये शॉर्टिंग कर दी बीच में से, यहाँ पर शॉर्टिंग कर दी, मतलब एक सिंपल तार डाल दी। अब होगा क्या कि यहाँ से जो भी करंट आएगा ना, जो भी करंट बेटा इधर से आएगा, वो देखेगा कि भैया आगे जाऊंगा तो 2 ओम है और 6, 7, 8, 9, 9 ओम है, यहाँ कितना है 9 ओम, यहाँ कितना है 2 ओम, तो वो इन दोनों को ही स्किप करेगा और वो सारा का सारा यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इसके इधर वाला पार्ट, इसके इधर वाला पार्ट होके भी नहीं है, इधर वाला पार्ट होके भी नहीं है, ये नहीं है, ये पार्ट है ही नहीं सर्किट में पूरा का पूरा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? देखो 2 और ये 2, 2 और 2 पैरेलल में, तो आंसर 1, 3 और 1 4, 4 4 8, तो आर इक्विवेलेंट इज 8 ओम। ये आपको पता होना चाहिए, जेई का, जेई मेंस का सवाल है ये, जेई मेंस का, ठीक है। क्या ये बात समझे? बिहेवियर ऑफ करंट इन रजिस्टर्स, ये आपको बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी इजी। देखिए जितने भी रजिस्टर हैं आप उसको बेटा फटाफट करते हैं, इसको या तो ऐसे लगा सकते हैं एक के बाद एक और बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसको पैरेलल में लगा सकते हैं। पैरेलल में, पैरेलल में कैसे? एक के ऊपर एक, ऐसे, और दूसरा ऐसे, ऐसे, ऐसे लगा सकते हैं। दिस इज R1, दिस इज R2, ये है बैटरी V, और ये कैसा है? ये है R1, ये है R2, और ये है बैटरी V, ये है बैटरी V, ठीक है। जैसे स्विच क्लोज करोगे बेटा, यहाँ से करंट I निकलेगा, ये I करंट ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, इधर भी I आएगा, आएगा ना। तो ध्यान से देखो, R1 R2 दोनों में I करंट जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या? पहला कि इन सीरीज करंट इज सेम, करंट इज सेम, करंट बेटा सेम होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देखो, तो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये वोल्टेज V इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस है, इन दोनों के पॉइंट R1 भी है, यानी R1 में भी V वोल्टेज और R2 में भी V वोल्टेज होगा। जो भी यहाँ से करंट बनेगा, यहाँ से जो भी करंट बनेगा, I में से कुछ पार्ट I1 गया ऊपर, I2 आया नीचे, इसका मतलब आपकी पुरानी यादें I1 I2 मिलके बन गया I, जो आपने पढ़ा था कि इन पैरेलल कोई भी पैरेलल सर्किट होगा तो इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम क्या है कि चाहे ये सर्किट हो या ये सर्किट हो, मेरा काम है इन दोनों सर्किट को सिंप्लीफाई करना, मतलब कुछ ऐसा सर्किट बना देना, कुछ ऐसा सर्किट बना देना, बस ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट और ये है V। देखो कुछ ऐसा सर्किट, सीरीज में भी बातें बताऊंगा अलग से, पहले ये देखो, क्या ये बात समझ गए? तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से भी इसको भी सॉल्व करके ये बना लूँ और इसको भी सिंप्लीफाई करके ऐसा बना लूँ, समझे? तो आइए इसको बना के देखते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले सीरीज से कंपैरिजन करते हैं। अगर सीरीज से कंपैरिजन करेंगे तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बेटा जब I यहाँ इधर भी I गया, इधर भी I गया, इस I की वजह से यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, यहाँ वोल्टेज कितना होगा? मान लो यहाँ वोल्टेज V1 ड्रॉप हुआ और यहाँ वोल्टेज V2 ड्रॉप हुआ। अब ये बात तो हर एक को पता है कि सर V1 प्लस V2 सर ये V के इक्वल होगी ना। अरे भैया 10 रुपये लेके निकले हो तो 5 यहाँ खर्च हो गए, 5 यहाँ हो गए, या 8 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, या 1 यहाँ हो गया, 9 यहाँ हो गया, कुछ भी खर्च हो सकता है, लेकिन टोटल सम तो यही होगा। तो सीरीज में V इक्वल्स टू V1 प्लस V2।
अब मेन फॉर्मूला ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर, तो V क्या हो जाएगा, ये टोटल V क्या हो जाएगा, टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो I इंटू में टोटल रेजिस्टेंस, इनको ऐड करेंगे तो R इक्विवेलेंट आएगा, तो ये रहा बेटा R इक्विवेलेंट। V1 कितना हो जाएगा आई R1, V2 हो जाएगा आई R2। मैं इसको ज़रा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये, क्योंकि ये चीज़ ना 10वीं की है, ये चीज़ 10वीं की है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा होगा आप में से जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है R1 प्लस R2, ठीक है। सिमिलरली पैरेलल में भी फटाफट आ जाओ, पैरेलल में भी फटाफट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर देखो आप देख के बोल सकते हो कि जो I है ये बराबर है I1 प्लस I2 के, I बराबर है I1 प्लस I2 के। अब I को आप क्या लिख सकते हो, I होता है V बाय R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2। बेटा इसको भी सॉल्व करोगे तो V से V कट जाएगा, आपको एक बढ़िया फॉर्मूला मिलेगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये आपका पैरेलल का फॉर्मूला है। तो सीरीज पैरेलल फटाफट मैंने आपको एक डेरिवेशन करवा दी ताकि आपको सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला याद आ जाए। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ सीरीज के लिए। बेटा सीरीज में हमेशा याद रखा करो, पहला पॉइंट R इक्विवेलेंट, जो भी R इक्विवेलेंट होता है या जो भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बेटा वो सीरीज में हमेशा R रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन R मैक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्किट है, लेट्स से एक ये सर्किट है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पर 3 ओम और 6 ओम के 2 रजिस्टर हैं जो मैंने 9 वोल्ट बैटरी के साथ लगा रखे हैं। कोई मुझसे पूछे कि भैया आर नेट बताओ, तो मैं बोलूँगा आर नेट यहाँ पर आएगा, आर नेट विल बी इक्वल टू कितना, 6 और 3 6 प्लस 3 यानी 9, तो आर इक्विवेलेंट विल बी 9 ओम। तो मैंने आपको ये बोला है कि 9 ओम इज़ ग्रेटर देन 6 ओम, जो ये 9 ओम है ये सबसे बड़े वाले रेजिस्टर से भी ज़्यादा है। तो याद रखना रेजिस्टेंस में जो आपका आंसर आएगा वो मैक्सिमम वाले रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आएगा। ये रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, रेजिस्टेंस जब भी यहाँ पे आप ऐसा कोई सर्किट आएगा तो आपसे पूछेगा कि करंट बता दो, ये आई बता दो, कि यहाँ पर आई की वैल्यू बता दो, कि यहाँ पे आई तो चलो सेम ही है, आपसे ये बोलेगा यहाँ वोल्टेज बता दो। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि आप ये बता दो कि यहाँ पे V1 कितना होगा और V2 कितना होगा। अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व करूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 और 6 हो गया 9, V इक्वल्स टू आई आर लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर, तो वोल्टेज 9 वोल्ट, आई पता नहीं, R कितना आया, 6 और 3 9, तो आई कितना आया बेटा 1 एम्पियर। मतलब यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। अब बेटा V1 कितना होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो V1 कितना होगा, V1 होगा I इंटू में R कितना है 3, ऐसे ही V2 कितना होगा I इंटू में R कितना है 6, यानी 3 वोल्ट और 6 वोल्ट, ये होगा V1 V2। तो इंस्टेड ऑफ दिस क्यों ना हम इसका एक बढ़िया सा फॉर्मूला ही लिख लें कि ये तो चलो आसान क्वेश्चन था, मुझे इतना सब ना करना पड़े, डायरेक्ट कोई तरीका है क्या, तो हाँ डायरेक्ट तरीका है क्या, देखो करंट तो सेम ही है, समझो इस चीज़ को, करंट तो सेम ही है, फॉर्मूला क्या है V इक्वल्स टू आई आर। बेटा I जो है वो तो फिक्स ही है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऐसा है तो याद रखो V1 हमेशा बराबर होगा R1 बटे R1 प्लस R2 टाइम्स टोटल V के, और V2 बराबर होगा R2 बटे R1 प्लस R2 टाइम्स V के। चाहो तो इसमें अपना के देख लो, बेटा R1 की वैल्यू 3 ओम है, तो 3 प्लस नीचे R1 प्लस R2 यानी 3 और 6 यानी 3 बटे 9, क्या आएगा यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, 3 बटे 9 इंटू में टोटल वोल्टेज है 9, तो 9 से 9 गया, आंसर आया 3। तो V1 की वैल्यू 3 वोल्ट, V1 की वैल्यू 3 वोल्ट। क्या ये बात आप समझे, क्या ये बात क्लियर है। ऐसे V2 में देख लो, R2 कितना है 6 ओम,
तो 6/9 इंटू में 9 गया, आंसर आया 6 वोल्ट। तो V2 कितना आया? 6 वोल्ट। तो ये आपको करके दिखाया है ताकि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज कर सको V1 और V2 निकालने के, डायरेक्ट शॉर्टकट, कि जब भी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप पूछे तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। क्या ये बात समझ में आया? ये सेम शॉर्टकट हमने कैपेसिटर में भी देखे थे, अगर नहीं देखे तो जाओ और कैपेसिटर की वीडियो देखो, उसमें भी मैंने ऐसे ही शॉर्टकट फॉर्मूले दिए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या होता है जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो? तो भाई अगर रेजिस्टेंस पूरा का पूरा रेजिस्टिव नेटवर्क पैरेलल में बना रखा है तो ये मुझे पता है कि R इक्विवेलेंट या रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीजेस। नेट रेजिस्टेंस बेटा कम होता है, डिक्रीज होता है हमेशा। ठीक है, दूसरा R इक्विवेलेंट मस्ट बी स्मॉलर देन R मिनिमम। मतलब कोई भी नेटवर्क है, जैसे मान लो ये है 3 ओम और ये है 6 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम, और ये हमने एक बैटरी के साथ लगा दिया है जो कि है 4 वोल्ट की। तो इसमें अगर कोई मेरे से R इक्विवेलेंट पूछे तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी नेटवर्क है तो आप पैरेलल में ये फॉर्मूला बिंदास लगा के कर सकते हो, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा गलती करता है एग्जाम में, जल्दबाजी में वो ये भूल जाता है, वो ये तो याद रखता है लेकिन वो यहाँ भूल जाता है कि यहाँ 1/R इक्विवेलेंट है, उसको एंड में इसको इन्वर्स करना है, उल्टा करना है। तो बेस्ट तरीका है कि अगर 2 आपके पास होते हैं, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 बटे R1 प्लस R2। लेकिन ये केवल 2 के लिए है, 3 के लिए आप ये नहीं लगा सकते R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये नहीं लगा सकते, लिख देता हूँ, ये नहीं लगा सकते। R इक्विवेलेंट आप R1 R2 R3 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये गलत फॉर्मूला है, ये नहीं लग सकता, ये लग सकता है। क्या ये बात समझे? 2 के लिए सॉल्व करो, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, देखो 3 और 6, ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 6 18, नीचे ऐड करो 3 और 6 9, 18 बटे 9, 9 दूनी 18, तो 2 खत्म, यानी इसका आंसर 2 ओम है। R इक्विवेलेंट कितना आया? 2 ओम। अब 2 ओम जो आया है, 2 ओम जो आया है वो छोटा है सबसे छोटे वाले रजिस्टर से भी, यानी 3 ओम से। तो पैरेलल में जो आपका आंसर आता है वो सबसे छोटे रजिस्टर से भी छोटा आपका आंसर आता है जब आप उसे सॉल्व करते हैं। क्या ये बात समझे? अब अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाते हैं ठीक है, मतलब मान लो बहुत सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के फटाफट खटाखट पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो ऐसे में आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ करिए R बटे N। इसमें R क्या है? R है वैल्यू ऑफ रजिस्टर, वैल्यू ऑफ रजिस्टर, और N क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर। मैं फिर बता रहा हूँ कि जितने फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ, जो बच्चे CBSE के हैं, आप चाहो, अब देखो पता है क्या, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब CBSE वाला बच्चा क्या हो सकता है, वो सोचे कि अरे मैं ये क्यों करूँगा, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तुम पता है क्या, तुम बेवकूफ़ हो एक नंबर के। तुम सोच रहे हो CBSE ने कटवा दिया, अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं। अबे KCL KVL कैसे सॉल्व करोगे जब R इक्विवेलेंट ही सॉल्व नहीं करना आता? तुम इसको ऐसे समझ लो कि CBSE तुमको ये कह रहा है, जैसे इसको ऐसे समझ लो, CBSE ने कह दिया कि भैया मैगी बनाना एग्ज़ाम में आएगा, मैगी बनाना एग्ज़ाम में आएगा। क्या बात समझे? मैगी बनाना एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन गैस ऑन करना, पानी भरना, किसी थैली को काटना या फाड़ना, ये सब तुम्हारा डिलीट करवा देते हैं। अबे अगर तुम्हें यही सब नहीं आता तो क्या खाक बनाओगे मैगी? घंटा बनेगी मैगी। ये बात समझे या नहीं समझे? तो यही चीज़ तुम्हें समझनी है। अब उन्होंने कह दिया रेजिस्टेंस का ये सब नहीं आएगा, तुम भी खुश हो गए कि ठीक है भाई नहीं आएगा, नहीं करते। तो ऐसे में क्या होगा, KCL KVL में तुम अटकोगे, तुम्हारे लिए नाइटमेयर बनेगा KCL KVL अगर तुमने ये सब नहीं करा तो। समझे? ठीक है, इसको समझो, कर लो। एग्जामिनेशन टाइम में इसकी कोई डेरिवेशन मत करो, ज़रूरी नहीं, लेकिन बेसिक सर्किट डायग्राम तो समझो। क्या बात समझे? बेसिक सर्किट डायग्राम आप समझो।
तो कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन आते हैं सीरीज पैरेलल के, वो आप करो। कॉम्बिनेशन के कितने टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन के कितने टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप्स हैं। पहला तो बेसिक है, पहला तो बेसिक है। दूसरा मतलब बेसिक मतलब क्या है, यही कि भैया सीरीज में पैरेलल में आप उसको सॉल्व कर लो। और क्या क्या आते हैं आपके, लैडर सर्किट बनते हैं, लैडर सर्किट बनते हैं, ठीक है। लैडर मतलब इनफाइनाइट सर्किट बनता है। तीसरा आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज से आते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका कॉन्सेप्ट लगता है। तीसरा आपके पास पोटेंशियल मेथड से आते हैं, पोटेंशियल मेथड समझते हो, याद है पोटेंशियल मेथड? अरे ये ऐसा क्वेश्चन भाई, ये बोल गए 3 ओम 3 ओम 3 ओम, इसको ढाएं, ये क्या पोटेंशियल मेथड, ठीक है ना, ठीक है। अब पोटेंशियल मेथड में भी जब यहाँ रजिस्टर लग जाते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा फेमस क्वेश्चन अगर बनाने जाएं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने जाएं, तो आप उनको स्टार डेल्टा मेथड से भी कर सकते हो। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप उनको रूल ऑफ सिमेट्री से भी कर सकते हो, सिमेट्रिकल एनालिसिस। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्री कैसे बन रही है, प्लेन जो है सिमेट्रिकल प्लेन कैसा आ रहा है, जो दो नोड है उसके परपेंडिकुलर है या उसके बिल्कुल इक्वल, उसके लाइन में आ रहा है, क्या ये बात समझो? तो ऐसे क्वेश्चन, ये कॉम्बिनेशन आपको बनते हैं। सीबीएसई ने डिलीट करवा रखा है, लेकिन जेई में ये सब है भाई, जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो केसीएल केवीएल जो है वो नहीं कर पाओगे। तो इसका बहुत बढ़िया तुम्हें एक जुगाड़ बताता हूँ, जुगाड़, बहुत बढ़िया जुगाड़ बताता हूँ। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर कैपेसिटर में एक 24 वीडियो की, 24 नहीं 22 या 23 वीडियो की एक छोटी सी सीरीज बना रखी है। हर वीडियो 3 से 4 मिनट का है, 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं, 3 से 4 मिनट। बस लास्ट वीडियो है जो आधे घंटे का बनाया है, वरना तो 3 से 4 मिनट का एक वीडियो। बेटा कम से कम 23 से 24 सवाल करवा रहे हैं, सारे ये वाले, सारे ये वाले। तुम क्या करो, तुम सिर्फ उन वीडियोज़ को देख लो, उन वीडियोज़ को देख लो। देखो डबल फायदा, पहला एक तो कैपेसिटर सारा रिवाइज हो जाएगा, सारे क्वेश्चन करवा दिए। अरे सीबीएसई क्या ही पूछ लेगा उसमें से, क्या ही पूछ लेगा। और जेई नीट के लिए तो भैया तो तुम्हें तो देखने ही पड़ेंगे, तो मेरे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन सीबीएसई वाले भी देख सकते हो, 2 मिनट 3 मिनट निकालना और वो देख लो। तो एक तो उसका फ़ायदा क्या है, पहला फ़ायदा तुम्हारे कैपेसिटर दुरुस्त हो जाएगा, कैपेसिटर दुरुस्त हो जाएगा, अच्छे से कैपेसिटर की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, सर हम ये कैसे करेंगे, तो रेजिस्टेंस है। अबे तो क्या हो गया, फॉर्मूला पलट दे। जैसे कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, और कैपेसिटर पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है सर, C1 प्लस C2। बिल्कुल उल्टा, रेजिस्टेंस के उल्टा। सीरीज में रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और पैरेलल में रेजिस्टेंस R पैरेलल इज R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो जो मैंने ये तरीके करवाए हैं वो सब वैलिड हैं, बस आप बेसिक फॉर्मूले पलट देना। जहां तुम सीरीज में ये फॉर्मूला लगा रहे थे वहां ये लगाना, जहां पैरेलल में ये लगा रहे थे वहां ये लगाना। सिर्फ इतना सा काम करो, एफिशिएंटली स्टडी करो, बढ़िया से ये समझ आएगा। अगर नहीं देखा तो यहाँ जाओ देखो, बढ़िया से लिंक आ रहा होगा, और देख के इसको कंप्लीट करो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइसोट्रोपिक बॉडी। सीबीएसई वाले निकल लो पतली गली से। रेजिस्टेंस ऑफ आइसोट्रोपिक बॉडी, अब ये क्या मतलब है? आइसोट्रोपिक बॉडी क्या होती है भाई? ये एक ऐसी बॉडी होती है, ये एक ऐसी बॉडी होती है बेटा, एक सेकंड, हाँ, एरिया टू बी फिल्ड, ओके। आइसोट्रोपिक बॉडी, और इसको यहाँ से ऊपर। भाई काला काहे हो जाता है भाई, कैसन करे लाल, तब ठीक है।
ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आइसोट्रोपिक बॉडी क्या है, दे बेसिकली फिल करते हैं ऑरेंज यहाँ और फिल करते हैं ग्रीन ऊपर ऊपर। अब ठीक, अब आइसोट्रोपिक बॉडी किसको कहते हैं, ध्यान से देखो। आइसोट्रोपिक बॉडी बेटा उस बॉडी को कहते हैं जिसका सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इस बॉडी की जो रेजिस्टिविटी है, वो चाहे आप एक्स एक्सिस की तरफ जाओ, वाई एक्सिस की तरफ जाओ या जेड एक्सिस की तरफ जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह सेम, हर जगह सेम। समझ रहे हो ये बात? ऐसा नहीं कि इधर गए तो अलग रंग दिखा रहा है, इधर गए तो अलग रंग दिखा रहा है, ऊपर गए तो अलग रंग दिखा रहा है। तो याद रखो आइसोट्रोपिक बॉडी उसी को कहते हैं, ठीक है। अब आइसोट्रोपिक बॉडी का अगर रेजिस्टेंस निकालने को आए तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है R = ρL/A। अरे ये तो पढ़ा हुआ है सर, यहाँ कैसे लगाएंगे, बड़ा आसान। L क्या है, L होता है बेटा यहाँ पर, L होता है यहाँ पर लेंथ ट्रैवल्ड बाय करंट, और A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू करंट। मतलब एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक आइसोट्रोपिक बॉडी है, ठीक है। अब जो करंट है, करंट जो है वो मान लो कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे और यहाँ से निकल रहा है ऐसे, ठीक है। तो मतलब अगर इसको 3D में ही मैं आपको दिखाऊं, इस पूरे को मैं आपको 3D में ही दिखाऊं, तो करंट मान लो कुछ ऐसे आ रहा है, अलॉन्ग दिस लेंथ चल रहा है, दिस लेंथ, ये इस लेंथ के अक्रॉस करंट चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ मेरे से कोई फॉर्मूला पूछे तो R ऑफ दिस साइड विल बी R = ρ। अब लेंथ मान लो मेरे पास क्यूब है, अगर क्यूब है तो अगर ये A है, अभी मैं क्यूब नहीं लेता, ये क्यूब नहीं है, इसको क्यूबॉइड मान लो या क्यूब ले लो, अब क्यूब बना दिया है तो ये A है, फिर ये भी A हो गया और ये हाइट भी A ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R = ρ, दिस लाल वाला A करंट इसके इस लेंथ के अक्रॉस चल रहा है ना, तो A बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर किसके है, देखो इसके परपेंडिकुलर है, इसके, ये है एरिया, ये है जिसमें से जा रहा है। तो A कितना हो जाएगा, A × A यानी A², R = ρL/A, ये हो जाएगा। अगर करंट ऐसे ऊपर जा रहा है तो R = तो कितना हो जाएगा, R = ρ, L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा ये साइड, दिस साइड, तो ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L। तो A, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अभी क्यूब लिया है तो बिल्कुल सेम है, तो वापस से यही आ जाएगा। तो ऐसे आप आइसोट्रोपिक बॉडी का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बड़ा बेसिक सी चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ होता है आइसोट्रोपिक बॉडी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ध्यान से देखिए। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, फटाफट इसको करते हैं, ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करेंगे, ईजी पीजी करके इसको ख़त्म करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क दे रखा है, जिसमें बेटा यहाँ रेजिस्टेंस है R1, यहाँ रेजिस्टेंस है R2, यहाँ रेजिस्टेंस है R3 और यहाँ रेजिस्टेंस है R4, ठीक है। और एक ये भी दे रखा है, बीच में से भी इसको शॉर्ट कर रखा है, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा रखा है R5, और जो बैटरी है वो अक्रॉस यहाँ लगा रखी है ऑफ V वोल्टेज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत ये कहता है कि इफ R1/R2 बराबर है R3/R4 के, इसका बटे इसका रेशो बराबर है इसका बटे इसके रेशो के, देन वी कैन रिमूव R5, या आप ये भी कह सकते हो देयर इज नो करंट इन R5। बेटा इस R5 में कोई करंट नहीं जाएगा, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहता है। क्या बात समझे? अब इसका आपको CBSE पूरा का पूरा
आपसे पूछ सकता है कि भैया ये प्रूफ दे दो हमको, इसको प्रूफ करके दिखा दो। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए बढ़िया से आइए देखते हैं इसका एक प्रूफ। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी प्रूफ में। मान लो यही मेरे पास एक नेटवर्क है, यही नेटवर्क है मेरे पास, यहाँ पे है ये रहा नेटवर्क, ठीक है, पूरा का पूरा मेरे पास नेटवर्क है। मान लो मैंने करंट फ्लो करवाया, यहाँ आया करंट आई यहाँ जाके हो गया I1 और यहाँ आके हो गया I2, फिर I1 सीधा यहाँ आया, मैंने मान लिया यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा, I1 कोई करंट, और I2 भी यहाँ आ गया, और I1 I2 यहाँ से बाहर आके फिर से बन गए I, और सर्किट हो गया पूरा। मैंने ये लेट करा है, एज्यूम करा है, एज्यूम देयर इज नो करंट इन R5। मैंने मान लिया कि R5 में कोई भी करंट नहीं है, नाम दे दो A B C D, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये जो BD ब्रांच है इसमें कोई करंट नहीं है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पे सिद्धांत है ना, मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर ये रेशो बराबर है तो R5 में कोई करंट नहीं होगा, तो मैं प्रूव करने के लिए इसको उल्टा कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर R5 में कोई करंट नहीं होगा तो R1 बटे R2 बराबर होगा R3 बटे R4। क्या बात समझ गए? आइए अब इसको समझते हैं और करते हैं। देखिए V वोल्टेज है, तो इसका मतलब मान लो यहाँ पर V है और यहाँ ऐसा मान लो 0, ठीक है, वो 0 पे है। अब जाहिर सी बात है करंट A से B की तरफ जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, मतलब A हायर पे है, B लोअर पे। करंट हमेशा हायर से लोअर पे फ्लो करता है। तो आप बोल सकते हो कि VA माइनस VB इक्वल्स टू I1 R1। सिमिलरली यहाँ नीचे भी आप ये बोल सकते हो कि VA माइनस VD इक्वल्स टू I2 R2। समझ गए? अब आगे आओ, यहाँ देखो B से C पे जा रहा है, इसका मतलब B हायर है, C लोअर पे है। तो आप बोल सकते हो VB, कहाँ लिखें, यहीं लिख देते हैं, VB माइनस VC इक्वल्स टू I1 R3। और यहाँ देखो VD VC हायर से लोअर, तो आप बोल सकते हो VD माइनस VC इक्वल्स टू I2 R4। आपके पास ये 4 इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि B और D पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। जितना पोटेंशियल B पे है उतना ही पोटेंशियल D पे है। अरे ये पेन देखो ना यार, ये पेन क्यों नहीं गिर रहा कहीं? क्योंकि जितना हाइट यहाँ है उतना हाइट यहाँ है। हाइट ऐसे कर दो, टेढ़ा कर दो, तो यहाँ हाइट बढ़ गई, यहाँ घट गई, तो ये गिर गया, वहाँ पे रोल कर गया। समझ गए? क्या ये बात समझे? तो वही चीज़ यहाँ बता रहा हूँ कि B और D यहाँ पर सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे, इसलिए यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा। मतलब जहाँ पे B है वहाँ पर मैं D पुट कर सकता हूँ, या जहाँ D है वहाँ B पुट कर सकता हूँ। आओ करके देखते हैं। पहले तो यहाँ करो, तो इस इक्वेशन में अगर मैं चाहूँ तो इस VB को हटा के VD कर सकता हूँ। कर सकते हो सर? आइए कर देते हैं। तो मैं इसको जहाँ भी VB है मैं उसको VD के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरी इक्वेशन बनेगी VA माइनस VB इक्वल्स टू I1 R1, और VA माइनस VD की जगह VB इक्वल्स टू I2 R2। यही सेम काम मैं यहाँ भी करूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ VB माइनस VC इक्वल्स टू I1 R3 एंड VB माइनस VC इक्वल्स टू I2 R4। देखिए इक्वेशन बन गई है बढ़िया से। अब आप इन इक्वेशंस का रेशो ले लीजिए। बेटा अगर आप ये रेशो लेंगे तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ध्यान से देखिए, VA माइनस VB को खा जाएगा, VB माइनस VC इन दोनों को खा जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1। यानी मैं अब चाहूँ तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इसको कंपेयर कर लूँ। कंपेयर I1 R1 बटे I2 R2 इक्वल्स टू I1 R3 बटे I2 R4। ये रेशो आ जाएगा बेटा। I2 से I2 गया, I1 से I1 गया, यानी आपको मिला R1 बटे R2 इक्वल्स टू R3 बटे R4 हिमाचल प्रदेश। समझे क्या? बड़ा मजे से लिखते हो ना, हेंस प्रूव्ड। क्या ये बात समझे? तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारे पास पूरा का पूरा डेरिवेशन थी जो यहाँ ख़त्म होती है।
आइए बेटा फटाफट अब देखते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन करोगे तो ही दिमाग खुलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस 6R है, इस वायर का आपने सर्कल बना दिया, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायमीटर। बेटा अगर ऐसे कर दोगे तो जाहिर सी बात है ये डायमीटर होता है, फटाफट करूंगा मैं इनको, ठीक है। तो अगर 6R है तो यानी ऊपर है ये 3R और ये है 3R हो गया। अब ध्यान से देखो ये एक ऐसा नेटवर्क बन गया कि ए बी, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये है रेजिस्टेंस और एक ये है रेजिस्टेंस, ये है 3R, ये है 3R। तो बेटा ये पैरेलल में है, पैरेलल में सेम वैल्यू का होता है तो हम वैल्यू को ऊपर रखते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यानी 2 से। दिस इज योर आंसर, 1.5R इज योर आंसर। खत्म, सवाल खत्म। क्या बात समझे? आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अ लेटर ए कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर। ओके, आपको एक लेटर बनाना है, लेटर ए। कह रहा है एक लेटर ए बनाइए, ठीक है, ये लेटर ए है, यूनिफॉर्म वायर से बनाए जिसका रेजिस्टेंस है 0.2 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 0.2 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर होता ही 0.2, 2 सेंटीमीटर होते ही 0.4, 3 होते के साथ ही 0.6, ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। कह रहा है द साइड ऑफ लेटर ईच आर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, तो 10-10 हो गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे ही है ना, 10-10 हो गया। तो ये 10 और ये भी 10 सेंटीमीटर, और सिमिलरली ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। कह रहा है, और कह रहा है कि इन द मिडल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। कह रहा है वाइल एपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अच्छा ये 60 डिग्री है ना, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ध्यान से देखो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल जो है इसका एक तरीके से रेशियो बराबर है, बट ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ लेटर बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द लेग्स। ये एंड्स, 2 एंड्स तो यही हैं, ए और बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बता दो। तो देखो बड़ा सिंपल है, अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो 0.2 ओम पर सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तक कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू में 10 यानी 2 ओम। इसका मतलब ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ 10 है वहाँ वहाँ 2-2 ओम के रजिस्टर लगाए हुए हैं। ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब ध्यान से देखो 2 और 2 सीरीज में, जो करंट यहाँ जाएगा वो इधर, तो 2 और 2 सीरीज में तो ये हो जाएगा 4, फिर 4 और 2 पैरेलल में, तो 4 और 2 पैरेलल में तो 4 इंटू 2/4 प्लस 2, तो 8/6 यानी 2 चौका 8, 4/3, मतलब इस पूरे का 4/3, फिर 2 और 4/3 सीरीज में, यानी फाइनल आंसर होगा 2 + 2 + 4/3, 2 + 2 + 4/3 आंसर होगा। तो सॉल्व करो तो ये हो गया 4 + 4/3, तो 12 + 4/3 16/3 ओम, तो 16/3 ओम इज द फाइनल आंसर। सो दैट इज हाउ यू शुड डू दिस क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हमारे पास नेटवर्क दे दिए। अब देखो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान से देखो, पहले सिर्फ ऊपर वाले को देखो, 4R 4R 2R 2R, तो ध्यान से देखो इसका रेशो 2:2 कितना आ जाएगा, 2R बटे स्मॉल आर, इसका रेशो, और इसका कितना आ जाएगा 2R बटे स्मॉल आर, तो रेशो बराबर है, यानी बीच का रेजिस्टेंस होके भी नहीं है, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली इसका देखो 2R 4R 2R 4R, तो इसका रेशो भी बराबर रहेगा, इसका मतलब मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करो तो 4 4 ऊपर कितना हो गया 8R, ये कितना हो गया 4R, ये कितना हो गया 8R, 8R को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4R, पैरेलल में है, तो ऐसा लग रहा है कि ये हो गया 4R और नीचे ये कितना हो गया, ये हो गया 4 स्मॉल r। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, तो 4 चौक 16RR बटे 4R + R, ये आ जाएगा 4 चौक 16, यानी 4RR बटे R + R, ये इसका आंसर है, ठीक है।
दूसरे में देखो, इसमें भी देखो, इसको ऐसे देख लो, 2r बटे 2r, 2r बटे 2r, रेशो 1 आ गया, मतलब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हट सकता है, ये हट गया। सिमिलरली यहाँ देखो 2r बटे 2r, 2r बटे 2r, मतलब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ये भी हट सकता है। अब सिंपल सा ये आपके पास पूरा का पूरा नेटवर्क आ गया। आपसे कह रहा है P और Q के बीच में बताना, तो ध्यान से देखो 2 और 2 4, मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा नेटवर्क है 4 ओम का। और एक सेकेंड, 2R ठीक है, एक सेकेंड उल्टा कर दिया क्या? ठीक तो था, 2R ये हटा दिया, एक सेकेंड, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ठीक तो है। तो ये हो गया 4R, तो ये कैसा बन जाएगा, ये रहा P, ये रहा Q, तो ये आ जाएगा 2R और P और Q के नीचे ये भी है 2R और ये भी है 2R, और इन दोनों के बीच में जो सॉल्व करा ये आया 4R, अब ध्यान से देखो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 2R बाई 2R, यानी ये 4R की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी आप हटा सकते हो, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो 4 और 4 यानी 2R, यानी इसका आंसर फाइनल होगा 2R, ठीक है ना। सो दैट इज़ हाउ यू डू इट। यहाँ पे भी हटा सकता था मैं डायरेक्ट 2 2 2 2, तो ये पूरा यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ हाउ यू डू इट। आइए बेटा अब जेई के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जेई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो हो रही है ना हमारी, चल रही है, चलिए तो जेई के भी कुछ क्वेश्चन हैं। आइए जेई का क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल सा, एक एल्यूमिनियम वायर को स्ट्रेच कर, आप देखो यहाँ काम आएंगे, एन एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्ज, देन द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब तुमने लंबाई को खींचा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाय एल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए। अब कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो बेटा परसेंटेज चेंज यहाँ पर आता है भाई, 100 से दोनों तरफ गुणा कर दो परसेंटेज आ जाएगा। तो चेंज इन लेंथ, अब आगे क्या कह रहा है, फॉर एन एल्यूमिनियम वायर स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्ज, मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो 0.4% ऑफ ओरिजिनल लेंथ का है, मतलब डेल्टा एल बाय एल वो 0.4% है। तो डेल्टा एल बाय एल कितना है, 0.4%, यानी फाइनल आंसर इज 0.8%, खत्म। सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर तुम ऐसे नहीं करोगे ना, तुम वॉल्यूम कांस्टेंट रख के करोगे, सारी चीज़ें निकालोगे, बेटा हो गया तुमसे सवाल, इतना टाइम लग जाएगा, इससे डायरेक्ट आता है, चुटकियों में आता है, समझे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। कह रहा है 1 मीटर लॉन्ग वायर इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पार्ट। आपके पास एक वायर है, 1 मीटर लंबी ये वायर है आपके पास, ठीक है। ये कह रहा है 2 अनइक्वल पार्ट में इसने ब्रेक कर लिया इस वायर को, ठीक है। मान लो एक पार्ट हो गया इसका x और दूसरा पार्ट हो गया y, ठीक है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि x को इसने उठाया, सो ये पार्ट है x का, और इसको स्ट्रेच करके लंबा कर लिया और इसकी लेंथ कर ली w। इसको x को इसने स्ट्रेच कर लिया और इसकी लेंथ, एक नई वायर हो गई, w आ गई, ठीक है। आपको कह रहा है लेंथ ऑफ w, ये सारा वही है जो क्वेश्चन में गिवन है, वही लिख रहा हूँ। कह रहा है लेंथ ऑफ w इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ x, ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ w इज ट्वाइस दैट r is resistance twice that of y, तो twice of resistance of y, तो r of w is twice of resistance of y. Find the ratio of x by y, रेजिस्टेंस बताना, फाइंड द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ x by y, ओके, लेंथ का। अगर ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर मैं सिर्फ इसको देखूँ तो मैं इस पहला डायग्राम ये, दूसरा ये, तो मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग कि रेजिस्टेंस ऑफ x इक्वल्स टू
रो एल बाई ए, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल ऑफ एक्स और रेजिस्टेंस ऑफ वाई इज एल ऑफ वाई। अच्छा, और उसके बाद ये कह रहा है लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस। बेटा ये एक्स का जो भी रेजिस्टेंस रहा होगा आर ऑफ एक्स, यहाँ एक बात बताओ, इस रेजिस्टेंस जो भी रहा होगा तो आर डब्ल्यू का मैं बोल सकता हूँ जब भी इसको हम दुगना करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो मैंने आपको ये कुछ फॉर्मूले बता रखे हैं यहाँ पर। ये नहीं, कॉम्बिनेशन आ गया। देखिए मैंने ये कुछ फॉर्मूले बता रखे हैं। एक जनरल फॉर्मूला और भी मैं आपको यहाँ देता हूँ कि जब भी किसी लेंथ को आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो याद रखो करो कि जो नई लेंथ आती है ना आर न्यू, वो हमेशा एन स्क्वायर टाइम्स आती है आर ओल्ड के। ये एक फॉर्मूला और मैं आपको देता हूँ जो आपके काम आएगा। इसमें एन क्या है, ये होता है, ये एक तरीके से ये आता है कि चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ कितना है वो एन है, ठीक है ना। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाऊँ, इस सवाल में लगाऊँ, हमारे इस सवाल में इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू कितना कर दिया इसने, कह रहा है लेंथ ऑफ डब्ल्यू जो है वो ट्वाइस है एक्स से, तो कितना चेंज आया, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो रेजिस्टेंस डब्ल्यू इज 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एक्स हो जाएगा। और आपको ये यहाँ पर दे ही रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वाई, ये भी आपको ये दे रहा है, ठीक है। और आर ऑफ एक्स की जगह मैं एल एक्स लिख सकता हूँ, यानी मैं ये बोल सकता हूँ 4 आर ऑफ एक्स की जगह एल एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर और वाई की जगह एल वाई, तो एल एक्स बटे एल वाई विल बी 2/4, यानी कि 1:2। डू वी हैव 1:2? बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2022 जुलाई का क्वेश्चन, 1:2 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ मैंने ये कैसे बनाया, मैंने फॉर्मूला बनाया आर न्यू विल बी एन स्क्वायर आर ओल्ड, सिंपल ये फॉर्मूला लगाया। पुराना रेजिस्टेंस आर एक्स था, कितना गुना एन में चेंज आया, लेंथ में कितना चेंज आया, ट्वाइस चेंज आ गया, दुगना कर दिया खींच के, तो दुगने का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ आर एक्स। दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ आर ए रो ए, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा रेजिस्टेंस रो एल बाई ए। कह रहा है वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल इज डबल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, मतलब वो कांस्टेंट है क्या, वॉल्यूम, तो कितना डबल हुआ है, तो 4 का चेंज, यानी आर न्यू विल बी आर टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 4, यानी आर न्यू विल बी 4 रो एल बाई ए आ जाएगा। ये नया रेजिस्टेंस है। कह रहा है कि करंट में क्या चेंज आएगा, करंट कितना होगा, तो भाई करंट होता है V बाय आर, तो V बाय आर न्यू, यानी I इक्वल्स टू V बाय आर न्यू कितना है, 4 टाइम्स ऑफ रो एल बटे का ए, तो VA अपॉन 4 रो एल, VA अपॉन 4 रो एल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। ये सवाल भी यहाँ होता है ख़त्म। नेक्स्ट है हमारे पास 2021 का बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल को देखोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खोल दो। अगर आप इसको ऐसे खोल दोगे ना, देखो इस ए को पकड़ो और ऐसे खोल दो, तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ये भी आर, ये भी आर। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने खोल दिया ना इसको, तो ये आपको नहीं चाहिए। मैंने इसको पकड़ के खोल दिया। अब ध्यान से देखो, आप तो पूछ रहा आर की वैल्यू बताओ, तो देखो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो इस बीच वाले आर की ज़रूरत नहीं है, ये भी हट जाएगा, तो आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर पैरेलल में, तो आर, फाइनल आंसर इज ए, खत्म। इतना ही आसान है भाई, क्या करें। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, तो एक आर है, रेजिस्टेंस है 100 ओम। कह रहा है इसको एक नया रेडियस बना दिया r/2। अच्छा, मतलब अगर शुरुआती एरिया
पाई आर स्क्वायर है तो नया एरिया विल बी पाई आधा कर दिया, यानी ये आया पाई आर स्क्वायर बटे 4, यानी ए न्यू, ये ए ओल्ड था, विल बी इक्वल्स टू ए ओल्ड बटे 4। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 हो गया, तो लेंथ 4 गुना कर दी। अरे एरिया अगर 1/4 हो गया तो लंबाई 4 गुना हो गई होगी, अगर एरिया 1/4 हो गया तो लंबाई 4 गुना हो गई। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? नया रेजिस्टेंस होगा 4 का स्क्वायर टाइम्स आर ओल्ड, यानी 16 इंटू में आर ओल्ड कितना है 100, यानी 1600 ओम, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दैट इज़ हाउ यू डू इट। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको रेजिस्टेंस की सारी चीज़ें समझ आई होगी, मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें बताई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, क्योंकि आपके लिए फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो आएगी रजिस्टिविटी के लिए पे, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करो और ज़रूर हमारा चैनल को शेयर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और दोस्तों को फैलाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।